Hello everyone, I am Piyush Goyal and I welcome you to Voxel. This video is going to be in Hindi, and if you want to watch English version of this particular reading, you can watch in our video section. So without further ado, let's start. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैम्ब्रिज आइल्स एकेडमिक बुक 20th टेस्ट नंबर 1 उसका रीडिंग पैसेज 1। हम देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे पैसेज को सॉल्व किया जाता है, कैसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे ताकि आप पेपर में जब रीडिंग को अटेम्प्ट करें तो आपको कोई गैस वर्क ना करना पड़े, कोई तुक्का वगैरह ना लगाना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे जो पहला पैसेज है। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हुई, दिस इज़ लाइक उसमें हम पैटर्न फॉलो करते हैं। एक सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइटल ऑफ द पैसेज, जो वो हेडिंग होती है पैराग्राफ की। फर्स्ट पैसेज है, इसमें हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 1 to 13, 1 से लेके 13 तक। हमारे पैसेज का टाइटल है द कैकापू। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी वो जीके चेक नहीं कर रहे, दे आर जस्ट चेकिंग, वो आपका चेक कर रहे हैं सिर्फ इंग्लिश का लेवल। अगर आपका इंग्लिश का लेवल अच्छा है, अगर आप जो लिखा हुआ है उसको समझ पा रहे हैं, देन आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर पाएंगे। देयर इज़ नथिंग टू वरी, बहुत आराम से रीडिंग सॉल्व हो जाएगी। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगे आपको समझने में, उसको सॉल्व करने में, बट एक बार जब आप हैबिट बना लोगे, उसको प्रैक्टिस करोगे इनफ, तो एग्ज़ाम में कभी भी आपको रीडिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे आप कितनी भी डिफ़िकल्ट आ जाए। डिफ़िकल्ट रीडिंग कौन सी होती है, फर्स्ट मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहूँगा उसको समझाने के लिए। डिफ़िकल्ट रीडिंग अगर किसी को तैयारी नहीं है तो उसी रीडिंग में कुछ स्टूडेंट स्केल है, जैसे 5 बैंड आ रहे हैं, कईयों के 5.5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, उसी रीडिंग में 9 बैंड्स भी आ रहे हैं, उसी रीडिंग में 8, 8.5 और 9 बैंड भी आ रहे हैं। तो फिर मुश्किल रीडिंग कुछ नहीं होती, वो सिर्फ एक वो होती है जब आपकी तैयारी नहीं होती, आपके मन में एक डर होता है रीडिंग का कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, आपने क्वेश्चंस को नहीं समझा होता कैसे सॉल्व करना है, तो तब हम कहते हैं कि रीडिंग मुश्किल है। तो चलिए आज इसको भी हम दूर करते हैं, तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हम क्या करेंगे, हम टाइटल पढ़ेंगे और एक सब टाइटल पढ़ेंगे। सब टाइटल में लिखा हुआ है द कैकापो इज अ नॉक्टर्नल फ्लाइटलेस पैरेट दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड वन ऑफ न्यूजीलैंड्स यूनिक ट्रेजर्स। ये पक्षी का नाम है, ये एक नॉक्टर्नल फ्लाइटलेस पैरेट है। नॉक्टर्नल वो जानवरों को कहते हैं जो रात में जागते हैं और ज़्यादातर दिन में वो सोते रहते हैं, जैसे हम आउल उल्लू होते हैं वैसे की बात। दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर मतलब जो विलुप्त होने के कागार पर है। क्रिटिकली मतलब इनके नंबर्स और इनकी जो संख्या है वो बहुत कम हो गई है। एंड ये न्यूजीलैंड के, आपको पता है न्यूजीलैंड एक कंट्री है ऑब्वियसली, यूनिक ट्रेजर्स, अद्भुत एक खजाना उनके लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम पैसेज को अभी नहीं पढ़ेंगे, अब हम जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ एंड देखेंगे कि हमें कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हमें क्वेश्चंस में 2 सेट हैं, एक है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 6, इसमें हमें ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन सॉल्व करना है, और दूसरा हमें सेट गिवन है ब्लैंक्स का, जिसमें हमें 1 वर्ड एंड और अ नंबर लिखना है, इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो पहले कुछ मैं बातें क्लियर करना चाहूँगा, बिकॉज इंग्लिश वाली में मैंने ये क्लियर की हुई हैं, ये हमारी हिंदी की फर्स्ट वीडियो है, तो इसमें थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा। आपके पास करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट जो प्राइमरी तरीके हैं वो 2 तरीके हैं। एक तरीका कि आप पहले ये सेट को सॉल्व करें, लाइक पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, एंड देन उसके बाद आप 7 to 13 के ऊपर जाएं, लाइक फिर 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड 13th इसको सॉल्व करें। दूसरा तरीका वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है, मतलब उनको थोड़ा सा वो परेशानी में डाल सकता है। वो क्या हो सकता है, जैसे आप दोनों सेट्स को साइमल्टेनियसली एक साथ सॉल्व कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब, जैसे आप क्या कर सकते हो, आप पहले सेट का पहला क्वेश्चन पढ़ो एंड देन दूसरे सेट का भी पहला क्वेश्चन पढ़ लो, और उनमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हाईलाइट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल
दूसरा सेट है, इसमें ये हो गया ये फर्न फ्रॉन्ट्स, वेरियस पार्ट ऑफ अ ट्री। अब जो कुछ कॉमन वर्ड्स होंगे उनको तो वो पैराफ्रेज या सिनोनिम्स यूज करेंगे, ठीक है, बट जो पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं तो वो यूजुअली ऐसे ही लिखे जाते हैं, जैसे वेरियस पार्ट्स ऑफ अ ट्री, इसको वो जैसे वेरियस की जगह पर वो नाम लिख देंगे पार्ट्स के, लाइक ब्रांच, ट्रंक, ट्री के रूट्स, लीव्स, ऐसे कुछ करके वो नाम भी लिख सकते हैं। और फर्न फ्रॉन्ट्स आई डोंट थिंक सो कि इसको कुछ चेंज करेंगे, इसको एज इट इज ही लिखा जाएगा। ओके, तो बट लीव्स को उन्होंने पहले ही फर्न फ्रॉन्ट्स लिखा हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि इसको ज़्यादा वो पैराफ्रेज करेंगे, बट आप समझ के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और जैसे अब पहला सेट है, इसका पहला क्वेश्चन हो गया, देयर आर अदर पैरेट्स दैट शेयर दी कैकापोज इनएबिलिटी टू फ्लाई। इसका क्वेश्चन का पहले सबसे पहले मतलब समझेंगे, ठीक है, जो भी वो मतलब होगा इसको हम समझ कर फिर, अगर हमें ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे हम पहले क्वेश्चंस कर रहे हैं, अगर आप पहले जैसे ट्रू फॉल्स कर रहे हैं, इनके जो आंसर्स होंगे वो सीक्वेंस में होंगे। लाइक अगर आपको पहला क्वेश्चन पहला पैराग्राफ में मिल रहा है तो फिर आपको दूसरा मिलेगा, फिर आपको तीसरा मिलेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पहला क्वेश्चन तीसरे पैराग्राफ में मिल रहा है इसका आंसर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कौन से पैराग्राफ में भी इसका आंसर होगा, तो बट अगर लाइक जैसे इसका आंसर अगर तीसरे पैराग्राफ में है तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसका आंसर उसके बाद में ही आएगा, उससे पहले उसके ऊपर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है दोबारा पढ़ने की, तो ये सीक्वेंस में होंगे। उसी तरह से जो ये ब्लैंक्स हैं ये भी सीक्वेंस में ही होंगे। जैसे आपको अगर 7th क्वेश्चन का आंसर तीसरे पैराग्राफ में मिल रहा है तो 8th क्वेश्चन का आंसर उसके आगे ही मिलेगा, आपको उससे पहले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर जो ये अलग अलग सेट्स हैं, जैसे 1 से लेकर 6 और 7 से लेकर 13, इनमें अपना कोई सीक्वेंस नहीं होता। ये नहीं है कि लाइक जैसे आपका 6th क्वेश्चन इस पैराग्राफ पे ख़त्म हो रहा है तो 7th क्वेश्चन उसके बाद आएगा, नहीं, इन दो पैराग्राफ्स में आपस में कोई सीक्वेंस नहीं होता, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन, देयर आर अदर पैरेट्स दैट शेयर द कैकापोज इनएबिलिटी टू फ्लाई। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि और भी पैरेट्स हैं जो कैकापो, जो हम पक्षी के बारे में, पैरेट के बारे में पढ़ रहे हैं, इनएबिलिटी का मतलब होता है जो उसमें काबिलियत नहीं है, टू फ्लाई मतलब ये उड़ने की क्षमता नहीं रखता, और अदर पैरेट्स भी हैं जो इसी तरह से उड़ नहीं सकते। अगर हमें इसी तरह की इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में पढ़ने को मिलेगी तो हम कहेंगे इसका आंसर आएगा ट्रू, कि हाँ और भी पैरेट्स हैं, तोते हैं जो दुनिया में जो इस तोते की तरह उड़ नहीं सकते, तो हम लिखेंगे ट्रू। बट अगर वहाँ पर लिखा होगा कि सिर्फ और यही दुनिया में एक इकलौता तोता है जो उड़ नहीं सकता और बाकी सभी तरीके के तोते उड़ सकते हैं, तो हम इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। नॉट गिवन कब लिखेंगे? जब हमें ये कंपैरिजन गिवन ही नहीं होगा कि और भी तोते दुनिया में उड़ सकते हैं या कुछ तोते दुनिया में नहीं उड़ सकते। अगर हमें ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी तो हम लिखेंगे नॉट गिवन। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं शुरू से। द कैकापो ऑल्सो नोन एज द आउल पैरेट is a large forest dwelling bird with a pale owl like face। तो इसमें बताया गया कि वो कैसा दिख रहा है। अभी तक उड़ने ना उड़ने के बारे में बात नहीं की गई है। up to 64 सेंटीमीटर in length, it has predominantly yellow green feathers, forward facing eyes, a large grey beak, large blue feet and relatively short wings and tail। तो बताया गया कि ये 64 सेंटीमीटर होता है लंबाई में। इसके प्रीडोमिनेटली का मतलब होता है मेनली येलो और ग्रीन कलर के फैदर्स होते हैं। इसकी आइज़ फॉरवर्ड फेसिंग है, मतलब सामने की तरफ देखने वाली आंखें हैं इसकी। इसकी एक बहुत बड़ी चोंच है ग्रे कलर की, ब्लू कलर के इसके पाँव हैं एंड इसके छोटे छोटे विंग्स और छोटी सी एक पूंछ है। इट इज़ द वर्ल्ड्स ओनली फ्लाइटलेस पैरेट एंड इज़ पॉसिबली वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लिविंग बर्ड्स with a reported lifespan of up to 100 years। तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन में ऐसे ही करेंगे। मैं आपको अबाउट 10 सेकंड दूंगा
मुझे आंसर बताने के लिए इसका आंसर क्या आएगा, एंड फिर हम इकट्ठे मिलकर देखेंगे इसका आंसर जो भी आ रहा है वो क्यों आ रहा है, अगर और आपने दूसरा लगाया तो वो क्यों नहीं आएगा। और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। और अब मैं इसका आंसर यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, एंड लेट्स सी अगर आपने भी यही आंसर फाइंड आउट किया है तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। अब क्यों इसका आंसर आएगा फॉल्स, अगर देखें तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है इट इज़ द वर्ल्ड्स ओनली फ्लाइटलेस पैरेट। अब उन्होंने ओनली वर्ड यूज़ कर दिया। ओनली का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? ओनली का मतलब होगा सिर्फ, मतलब दुनिया का ये इकलौता ऐसा पैरेट है, तोता है जो उड़ नहीं सकता। मीनिंग टू से इसके अलावा जितने भी तोते हैं वो वर्ल्ड में जो हमारे नॉलेज में है ऑब्वियसली वो सभी उड़ सक रहे हैं, तो सिर्फ यही तोता है जो उड़ नहीं पा रहा। बट क्वेश्चन कह रहा है कि और भी अलग अलग तरीके के पैरेट्स हैं जो उड़ नहीं सकते, बट पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन हमें क्लियरली गिवन है कि सिर्फ एक यही तोता जो उड़ नहीं सकता, बाकी सभी तोते उड़ पा रहे हैं। आई होप इट इज़ क्लियर। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। एडल्ट कैकपो प्रोड्यूस चिक्स एवरी ईयर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो एडल्ट कैकपो है, मतलब जो बड़े हो जाते हैं जब ये, तो चिक्स मतलब इनके बच्चे हो गए, एवरी ईयर ये हर साल अपने बच्चों को पैदा करते हैं। ठीक है, अब इस जब अगर पैराग्राफ में ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होगी कि ये हर साल अंडे देते हैं जो या बच्चों को पैदा करते हैं, तो हम कहेंगे इन्फॉर्मेशन क्या है? ट्रू। अब ये फॉल्स कब होगी? जब या तो ये हर दूसरे तीसरे साल देते हैं या ये एक बार ही बच्चे देते हैं उसके बाद नहीं दे पाते, कुछ ऐसा। मतलब वो बताएंगे कि ये हर साल काम नहीं हो रहा, ये काम या तो ज़िंदगी में वो एक बार ही कर रहे हैं शायद, या ये काम लाइक 2-3 सालों में एक बार करते हैं, मतलब हर साल नहीं कर रहे। और पर्टिकुलर की कंडीशन दे देंगे कि अगर 2-3 सालों बाद कुछ ऐसा होगा या जब ऐसा होगा तब वो बच्चे करेंगे, तब हम कहेंगे इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। और नॉट गिवन कब आएगा? जब हमें ये तो पता होगा कि बच्चे पैदा करते हैं, अंडे देते हैं, बट क्या वो हर साल देते हैं? साल में 2 बार देते हैं, 2 साल में 1 बार देते हैं, 5 साल में 1 बार देते हैं, या पूरी ज़िंदगी में 1 बार बच्चे पैदा करते हैं? अगर हमें ऐसी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होगी तो हम किसको कहेंगे? नॉट गिवन। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कि ट्रू, फॉल्स और नॉट गिवन कैसे लगाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। Kakapo are solitary birds and tend to occupy the same home range for many years. तो ये बता रहे हैं कि ये solitary birds हैं। solitary birds का मतलब जो इसको एकांत पसंद होता है। They forage on the grounds and climb high into trees. They often leap from trees and flap their wings, but at best manage a controlled descent to the ground. So ये कहना चाह रहे हैं पैराग्राफ में कि ये पेड़ों पर लीप करना मतलब छलांग लगाते हैं एंड अपने विंग्स को, अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, बट ज़्यादा से उड़ तो ये सकते नहीं है। उन्होंने बता ही दिया कि ये फ्लाइट लेस पैरेट है, मतलब ये उड़ नहीं सकते। तो फिर जब वो पंखों को फड़फड़ाते हैं तो वो बेस्ट टू बेस्ट क्या कर पाते हैं? वो अपनी गिरने की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। सो डिसेंट मतलब होता है नीचे उतरना, असेंड होता है ऊपर जाना, डिसेंड होता है नीचे आना। तो जब वो मैदान की तरफ नीचे गिर रहे होते हैं पेड़ से, क्योंकि वो छलांग मार रहे होते हैं पेड़ टू पेड़, तो वो जो वो गिरने की स्पीड है उसको वो कंट्रोल कर लेते हैं। दे आर एंटायरली वेजिटेरियन, सो वो वेजिटेरियन है। विद देयर डाइट इंक्लूडिंग द लीव्स, रूट्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज एज वेल एज बर्ब्स एंड फर्न फ्रॉन्स। सो अगर आपको याद होगा तो हमने सेकंड सेट के फर्स्ट क्वेश्चन में ये वर्ड का कुछ पढ़ा था। तो अगर देखोगे हमने ये पढ़ा था, तो हम क्या करूँगा अभी मैं आपको सिर्फ एक यही क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। इसके अलावा आप यही मेथड से अगले क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, बट सिंस बहुत सारे बच्चे ये पहली बार कर रहे होंगे या उनको रीडिंग में प्रॉब्लम होगी, तो हम उनको पे ध्यान में रखते हुए इतना डिफिकल्ट उनके लिए ये काम नहीं करेंगे। चलिए सिर्फ यही क्वेश्चन करेंगे।
उसके बाद आप आगे से अगर अगले क्वेश्चन भी साथ साथ करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो देखिए, तो क्वेश्चन है, डाइट कंसिस्ट्स ऑफ फर्न फ्रॉन्ट्स, वेरियस पार्ट्स ऑफ अ ट्री एंड समथिंग। तो तीन चीजें दी हुई हैं हमें। पहले हमें दी हुई है फर्न फ्रॉन्ट्स जो हमें मिल गया हुआ है, फिर हमें दिया हुआ है वेरियस पार्ट्स ऑफ अ ट्री एंड समथिंग। तो हमें तो इतना तो हमें समझ आ गई है कि जो हमारा आंसर होगा वो इसी पार्ट में होगा। तो हम तो आपको तो पता ही है रूल, 10 सेकंड मिलेंगे। तो आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, समय समाप्त। तो लेट्स सी, मैं आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो देखते हैं कि आपको सही आंसर मिला या नहीं मिला। तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास बल्ब्स। तो ये रहा वो वर्ड। मैं इसको मार्क कर दूं, एक बार क्वेश्चन नंबर लिख दूं। ये क्वेश्चन नंबर है 7। तो अभी आपको पता लग जाएगा, ताकि जब मैं अपनी वेबसाइट पर ये अपलोड करूंगा तो आप इसकी पीडीएफ भी चेक कर पाओगे। तो देखिए बल्ब आंसर क्यों आया, अगर आपने कुछ और लगाया तो। हमें देखिए फर्न फ्रंट तो मिल गया था, तो इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेरियस पार्ट्स ऑफ अ ट्री। तो उसको उन्होंने लिखा हुआ है लीव्स, रूट्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज। ये हमारे हो गए वेरियस पार्ट्स ऑफ ट्रीज। लीव्स पत्ते हो गए, रूट हमारी जड़ होगी, बार्क ऑफ ट्री जो पेड़ का जो बाहर की कवरिंग होती है, ठीक है, जिसको छाल कहते हैं, वो उसको कहते हैं बार्क ऑफ ट्री। उसके बाद में इन्होंने फर्न ऑफ फ्रॉन्ट्स भी दिया हमें, फर्न फ्रॉन्ट्स भी हमें लिखा हुआ है, और एक ही ऑप्शन रह गई थी बल्ब। तो हमने वो आंसर, होपफुली आपको समझ आ गया होगा इसको कैसे करते हैं। और एक काम करता हूँ, इसको ना मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ताकि जब आप चेक करो आपको पता लग जाए किस सेट का क्वेश्चन का आंसर है। जैसे पहले सेट को हमने ग्रीन कलर में सॉल्व किया है, इसको हम येलो कलर में कर देते हैं। होपफुली इट इज क्लियर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी रीडिंग की प्रैक्टिस और आपको ये वाला प्रोसेस इजी लग रहा है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ो। नेस्ट्स आर क्रिएटेड इन डैश वेयर एग्स आर लेड। तो आपके कीवर्ड्स क्या आ जाएंगे, जहां पर एग्स ले किए जाते हैं। नेक्स्ट, इन मतलब किसी चीज में। ठीक है, अगर आपको ये वाला मेथड इजी लग रहा है तो अब ये वाला मेथड फॉलो कर सकते हो, बट फॉर द टाइम बीइंग हम एक एक करके अटेम्प्ट करेंगे ताकि सबको इजीली समझ आ जाए। तो दूसरा क्वेश्चन, अभी तक हमें बच्चे देने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो ये बात तो अच्छी होगी, हमें बीच में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। हम अगला पढ़ेंगे। कैकापो ब्रीड इन समर एंड ऑटम बट ओनली इन ईयर्स व्हेन फूड इज प्लेंटीफुल। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल गई। ब्रीड का मतलब क्या होता है, ब्रीडिंग का सीजन कौन, ब्रीड करना क्या होता है, बच्चे पैदा करना। ठीक है, तो अब मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपके पास 10 सेकंड, लगभग 10 सेकंड का समय है, और आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो हमें इतना पता है कि ये है हमारी, ओके, अब इसका आ जाएगा ग्रीन कलर। तो हमें पता है ये है हमारी एलोकेशन। तो इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, लेट्स सी कि आप सही आंसर ढूंढ पाए या नहीं। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा फॉल्स। अगर आपने ट्रू या नॉट गिवन लगाया तो डरने की बात नहीं है, मैं अभी क्लियर करता हूँ कि ये फॉल्स क्यों आएगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि कैकापो है जो वो हर साल बच्चे पैदा करते हैं, बट इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ये समर और ऑटम में बच्चे तो पैदा करते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं कि हर साल, मतलब बेसिकली जब भी समर और ऑटम का सीजन आएगा ये ब्रीड करते हैं। पर बट का मतलब होता है पर कब करते हैं, सिर्फ उन्हीं सालों में, ओनली इन ईयर्स व्हेन फूड इज प्लेंटीफुल, जब उनको खाना काफी ज्यादा तादाद में मिलता है, लाइक भरपूर खाना होता है उनके पास, वो उसी सालों में बच्चा पैदा करते हैं। अदरवाइज अगर उनके पास इनफ फूड नहीं है उनके हिसाब से, तो वो उस साल बच्चे पैदा नहीं करेंगे। चाहे वो 1 साल निकल जाए, चाहे वो 2 साल हो, चाहे 3 साल हो।
अगर उनके पास खाना हर साल होगा इनफ तो वो हर साल पैदा करेंगे, बट जिस साल खाना नहीं होगा वो उस साल बच्चे पैदा नहीं करेंगे। तो ये वो कंपलसरी नहीं है उनके लिए कि वो हर साल बच्चे पैदा करेंगे ही करेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन का आंसर आएगा फॉल्स। उम्मीद है ये आपको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं थर्ड। एडल्ट मेल कैकापो ब्रिंग फूड बैक टू नेस्टिंग फीमेल्स। तो क्वेश्चन कह रहा है जो एडल्ट मेल कैकापोज हैं वो क्या करते हैं, वो फूड लेकर आते हैं टू नेस्टिंग फीमेल्स, मतलब जो फीमेल्स नेस्ट में हैं, बच्चे को देखभाल कर रही हैं या अंडे दे रही हैं, बच्चों की देखभाल कर रही हैं, उनको वो खाना देते हैं, लाइक वो ढूंढ कर लाते हैं, उनको फीड करते हैं ताकि वो बच्चों का ध्यान रख सके। अगर तो ऐसा होगा तो हम आंसर क्या लगाएंगे इसका, ट्रू। बट अगर ऐसा नहीं है कि वो फीमेल्स को नेस्ट में खाना लगा कर लेके आके नहीं देते, फीमेल्स भी जाती हैं खाना ढूंढने, तो आंसर क्या होगा इसका, फॉल्स। बट अगर हमें ये नहीं पता कि वो खाना ढूंढने मेल्स जाते हैं या फीमेल्स जाती हैं, दोनों एक साथ जाते हैं, या कुछ भी ऐसे की इन्फॉर्मेशन हमारे पास अगर नहीं होगी तो हम इसका आंसर लगाएंगे नॉट गिवन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Males play no part in incubation or chick rearing. Females alone incubate eggs and feed the chicks. So obviously हमारी इंफॉर्मेशन इसके पास है, इस सेंटेंस में है, तो आपके पास वही 10 सेकंड का समय है जो शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। इसका आंसर है, पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट देखते हैं आपने सही आंसर लगाया, इसका आंसर भी क्या आएगा, फॉल्स। अब एक और चीज़, मैंने बहुत सारे अपने करियर में देखा बच्चों को, अगर उनके 3 आंसर ट्रू या 3 फॉल्स, कभी कभी 3 नॉट गिवन भी अगर आ जाएं तो उन्हें अपने ऊपर शक होने लगता है कि यार 3 इकट्ठे तो नहीं हो सकते, मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। तो वो क्या करते हैं, इनमें से एक आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर बीच वाला आंसर, लाइक सेकंड आंसर, लाइक जो भी आंसर बीच में आएगा उसको वो चेंज कर देते हैं, उसको वो नॉट, अगर ट्रू है तो वो फॉल्स लगा देंगे, अगर फॉल्स है तो वो नॉट गिवन लगा देंगे, कुछ ऐसा कर देते हैं। अगर आपको यकीन है कि आप ठीक पढ़ रहे हैं तो 3 ट्रू, 3 फॉल्स, 3 नॉट गिवन भी आ सकते हैं। ये कोई हैरान कर देने वाली बात नहीं है, या ये कोई बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड बात नहीं है। अगर आप श्योर हो कि आप जो पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो तो ये चीज़ होना बिल्कुल नॉर्मल है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये कोई ग्राउंड ब्रेकिंग चीज़ नहीं हो जाएगी आपके लिए। क्लियर? अब मैं बताता हूँ इसका फॉल्स क्यों आएगा। इसमें कह रहे हैं मेल्स प्ले नो पार्ट, मतलब जो मेल्स हैं, जो लाइक उनके जो पुरुष हैं बेसिकली, वो कोई पार्ट प्ले नहीं करते चिक रेयरिंग में। चिक रेयरिंग मतलब बच्चों को बड़ा रेयरिंग करना होता है, लाइक इफ यू आर चाइल्ड, इफ चाइल्ड इज बीइंग रेयर्ड, चाइल्ड रेयरिंग मतलब होता है बच्चों को बड़ा करना, अपब्रिंगिंग जिसको हम कहते हैं, और एक वर्ड होता है इसके लिए। फीमेल्स हैं जो वो अलोन इनक्यूबेट एग्स, मतलब अंडों को वो सेकती हैं, जब वो बड़ा करती हैं, मतलब जब वो हैच करते हैं एग्स, वो वाला प्रोसेस, और वो अंडों को फीड करती हैं, चिक्स को फीड करती हैं, अकेला करती हैं जो भी करती हैं, मेल्स का कोई पार्ट नहीं है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो मेल्स हैं वो खाना पहुंचाते हैं फीमेल्स को नेस्ट में, नहीं, वो तो उसको तो रोल ही प्ले नहीं करते कोई, वो सारा काम फीमेल का है इनकी। क्लियर? अगला क्वेश्चन फोर्थ, द पॉलिनेशियन रैट वॉज अ ग्रेटर थ्रेट टू द कैकापो देन पॉलिनेशियन सेटलर्स। सो हमें कीवर्ड्स मिल गए, पॉलिनेशियन रैट और पॉलिनेशियन सेटलर्स। अब ये वर्ड जहाँ पर भी लिखी होंगे हमारी लोकेशन वो होगी, बट पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जो ये वाले रैट्स थे, चूहे थे पॉलिनेशियन, ये ज़्यादा बड़ा खतरा थे कैकापो के लिए, किसके बजाय, पॉलिनेशियन सेटलर्स के बजाय। अगर तो चूहे, अब कौन होंगे ये पॉलिनेशियन सेटलर्स, ह्यूमंस ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। अगर चूहे इंसानों से ज़्यादा बड़ा खतरा है कैकापोज के लिए, थे बेसिकली, वॉज है तो हम कहेंगे आंसर है ट्रू। बट अगर ये चीज़ ऑपोजिट है कि जो इंसान थे वो ज़्यादा बड़ा खतरा थे,
बजाय चूहों के, तो हम क्या कहेंगे, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। या जो चूहे और इंसान थे वो उनके द्वारा जो खतरा था वो बराबर था, कोई किसी से कम नहीं था, दोनों बराबर के ही जिम्मेदार थे कैकअपो के लिए। तो आंसर तब भी क्या आएगा, फॉल्स, क्योंकि वो चूहे बड़ा नहीं थे, बराबर थे या कम थे, तब आंसर आएगा फॉल्स। बट अगर हमें ये तो पता होगा कि चूहों की वजह से और इंसानों की वजह से कैकअपो के ऊपर लाइक खतरा आया, उनको वो हंट कर रहे हैं, खा रहे हैं, मार रहे हैं, जो भी है, बट ज्यादा बड़ा खतरा कौन सा था, चूहे थे या इंसान? अगर हमें कंपैरिजन गिवन नहीं होगा तो इसका आंसर क्या लगाएंगे, नॉट गिवन। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जब तक हमें ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी हम पढ़ते रहेंगे। द 1 to 4 eggs are laid in soil which is repeatedly turned over before and during incubation। तो अंडे वो कहाँ पर दे रहे हैं, सॉइल में दे रहे हैं, ठीक है, जो वो इंक्यूबेशन के दौरान ऊपर नीचे करते रहते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे करते रहते हैं। The female kakapo has to spend long periods away from the nest searching for food, which leaves the unattended eggs and chicks particularly vulnerable to predators। अब जो फीमेल है उसको काफ़ी समय बिताना पड़ता है दूर अपने खाने की खोज में, जो जिसकी वजह से जो वो उनके अंडे हैं या जो उनके बच्चे हैं वो अनअटेंडेड रहते हैं, उनको कोई ध्यान रखने वाला नहीं होता, जिस वजह से उनके ऊपर प्रेडिटर्स मतलब शिकारी का खतरा बढ़ जाता है। Before humans arrived, kakapo were common throughout New Zealand's forests। Humans के आने से पहले वो आमतौर पर मिलते थे। However, this all changed with the arrival of the first Polynesian settlers। So हमारा कीवर्ड हमें मिल रहा है यहाँ पर, Polynesian settlers about 700 years ago। For the early settlers, the flightless kakapo was easy prey। अब जो हम स्टार्टिंग में ह्यूमंस आए थे उनके लिए ये उड़ तो पा नहीं रहे थे, ऑब्वियसली बात है, वो फ्लाइटलेस है ना। प्रे मतलब शिकार, अब ये वर्ड आपको आने चाहिए, PREY, इसका मतलब होता है शिकार। अगर PRAY होगा वो होता है प्रार्थना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और जो ये प्रेडिटर्स वर्ड होता है इसका मतलब होता है शिकारी, ठीक है। अब वो बहुत इजी शिकार थे क्योंकि वो उड़ तो पा नहीं रहे थे। दे एट इट्स मीट एंड यूज्ड इट्स फैदर टू मेक सॉफ्ट क्लॉक्स। क्लॉक्स होते हैं लाइक बेसिकली जो वो कपड़ा होता है, जैसे वो जिसको हम सुपरमैन, अगर आपने देखी होगी सुपरमैन को या बैटमैन को, तो जो पीछे वो लटकाते हैं वो उनकी वो कपड़ा सा होता है ना, वो उसको क्लॉक एक तरह का कहते हैं। विद देम केम फ्रॉम द पॉलिनेशियन डॉग एंड रैट। सॉरी, विद देम केम, उनके साथ और ह्यूमंस के साथ कौन आए थे, एक तो डॉग्स आए थे और एक रैट, हमें रैट भी मिल गया। अब देखते हैं कि ज्यादा बड़ा खतरा कौन था। विच ऑल्सो प्रेड ऑन कैकापो, जो वो डॉग्स और कैट्स भी कैकापो को ही खा पी रहे थे। बाय द टाइम यूरोपियन कॉलोनाइजर्स, अब चलो यूरोपियन आ गए, ये तो हमारे पास अलग ही चीज आ गई। तो अब हमें पता है पॉलिनेशियन सेटलर्स आए थे और ये रैट्स। अब मुझे बताओ इसका आंसर, ऑब्वियसली हमारी लोकेशन तो यही होगी, तो आपके पास लगभग 10 सेकंड है, मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन। समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे मैं आंसर लगा देता हूँ। लेट्स सी आपने सही आंसर फिगर आउट किया या नहीं। इसका आंसर आएगा नॉट गिवन। अब मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ कि यहाँ पर है इसका क्वेश्चन नंबर, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, क्वेश्चन नंबर 4। अब नॉट गिवन क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो उन्होंने बात तो किया कि पॉलिनेशियन सेटलर्स भी इनको खा रहे थे कैकापोज को, एंड जो रैट्स थे वो भी प्रे कर रहे थे कैकापो के ऊपर। बट इनमें से ज्यादा बड़ा खतरा कौन सा था उन्होंने कंपेयर बिल्कुल नहीं किया। जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तो हम क्या कैसे बता सकते हैं कि ज्यादा शिकारी, बड़ा शिकारी कौन था, ह्यूमंस ज्यादा बड़े शिकारी थे या वो रैट्स ज्यादा बड़े शिकारी। सो आपने एज्यूम नहीं करना कि ऑब्वियसली ह्यूमंस ही ज्यादा मार के खा रहे होंगे, नहीं।
जब तक इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है हम अपनी तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन एज्यूम नहीं करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिफ्थ। Kakapo were transferred from Rakura Island to other locations because they were at risk from feral cats. So अब हमें लोकेशन वर्ड मिल गया रैकूरा आइलैंड। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि जो कैकापोज हैं, जो कैकापो है उसको हमने ट्रांसफ़र किया, मतलब उसको हमने कहाँ पर ट्रांसफ़र किया, रैकूरा आइलैंड से उठाकर किसी अदर लोकेशंस पर भेज दिया। मतलब लोकेशंस मतलब ऐसे लगा हुआ है तो मोर देन वन होगी, कई बार हो सकता है आपको वहाँ पे 2 3 4 नाम लिखे हो सकते हैं, या वहाँ पर डिफरेंट लोकेशंस एरियाज ऐसा कुछ वर्ड लिखा हो सकता है। ऐसा क्यों किया गया? बिकॉज उनको जो फेरल कैट्स थी उनसे खतरा था। तो रैकूरा आइलैंड पर फेरल कैट्स होंगी, उनसे उनको खतरा था, इस वजह से उनको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया कहीं और लोकेशंस के। सो हमें 2 3 वर्ड्स मिल गए, एक तो रैकूरा आइलैंड एंड एक फेरल कैट्स। चलिए आगे पढ़ते हैं। बाय द टाइम यूरोपियन कॉलोनाइजर्स अराइव्ड इन द अर्ली 1800s, Kakapo had become confined to the central North Island and forested parts of South Island. The fall in Kakapo numbers was accelerated by European colonization. So ये कह रहा है कि जब कॉलोनाइजर्स आए थे तो कन्फाइंड होते सीमित हो जाना, तो वो सेंट्रल नॉर्थ आइलैंड तक सीमित हो गए थे और कुछ साउथ आइलैंड के कुछ फॉरेस्टेड पार्ट्स में। द फॉल इन कैकापो नंबर्स, जो उनके नंबर्स में गिरावट आ रही थी, वॉज एक्सेलरेटेड, उसमें बहुत तेजी आ गई, मतलब अब नंबर बहुत तेजी से कम होने शुरू हो गए बाय यूरोपियन कॉलोनाइजेशन। अब पॉलिनेशियन सेटलर्स तो उनका नंबर कम कर ही रहे थे उनका, बट जब यूरोपियंस आए तो उनका नंबर और तेजी से कम होने लग गया। अ ग्रेट डील ऑफ हैबिटेट वॉज लॉस्ट थ्रू फॉरेस्ट क्लियरेंस एंड इंट्रोड्यूस स्पीशीज सच एज डियर डिप्लीटेड द रिमेनिंग फॉरेस्ट फॉर फूड। अब जब यूरोपियन कॉलोनाइजेशन हुई, ठीक है, तब उनका नंबर और तेजी से कम होने लग गया। क्यों? एक तो उन्होंने उनकी फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दिया, मतलब काटना शुरू कर दिया, और एक उन्होंने ये डॉग और रैट लेकर आए और ये लेकर आए डियर, और जो ऑब्वियसली ये डियर भी तो वही खाएंगे पेड़ पौधे, क्योंकि ये भी कैकापो भी वेजिटेरियन हमने ऊपर पढ़ा था, ये भी पेड़ पौधे खा रहे हैं, पत्ते वगैरह खा रहे हैं, और डियर भी वही खाएंगे, तो उनका फूड भी कम होने लग गया। अदर प्रेडेटर्स सच एज कैट्स, स्टोट्स एंड 2 more स्पीशीज ऑफ रैट वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। अब वो और ऐसे और खतरनाक चीज़ें ले आए। द कैकापो वर इन सीरियस ट्रबल, तो उनकी वजह से वो उनको चारों तरफ से खतरा पड़ गया, जिस वजह से वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। अब देखिए ध्यान रखना, इन्होंने यहाँ पे फेरल कैट स्पेशल लिखा है, बट इन्होंने यहाँ पे सिर्फ कैट्स मेंशन किया है, तो कभी भी ऐसे वर्ड्स के मिलाने के चक्कर में मत फंसना। जब तक हमें एग्जैक्ट नहीं समझ आ रही लोकेशन, हम आगे पढ़ते रहेंगे। इन 1894 द न्यूजीलैंड गवर्नमेंट लॉन्च इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेव द कैकापो। तो 1894 में न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने कोई कैंपेन शुरू किया, ठीक है, कैकापो को बचाने के लिए। कॉन्जर्वेशनिस्ट रिचर्ड हेनरी, सो ये पर्सन है, लेड होता है ये आगू था, ये उसको लीड कर रहा था, एन एफर्ट टू रीलोकेट several hundred of the birds to predator free resolution island in Fiordland. Unfortunately, the island didn't remain predator free. Stoats arrived within 6 years, eventually destroying the kakapo population. So इन्होंने 1894 में पहली बार उनको रीलोकेट किया कि इन फियोर्डलैंड, कोई जगह का नाम है, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली बुरी किस्मत कह सकते हैं उनकी कि वो आइलैंड ज़्यादा देर तक शिकारियों से मुक्त नहीं रहा। वहाँ पर स्टोट्स नाम के शिकारी आ गए, मतलब जो जानवर है वो आगे शिकार करने के लिए, पक्षी एक तरह के आई थिंक, ठीक है, उन्होंने उसकी पॉपुलेशन को वहाँ पर आके ख़त्म कर दिया, क्योंकि वहाँ पर शिकार कर रहे थे, उनका खा रहे थे उनको, ठीक है, वो पॉपुलेशन खत्म होने लगी। बाय द मिड 1900s, तो आप क्या करोगे जब ऐसे लोकेशंस पढ़ रहे होगे ना, तो ये ऐसे मार्क करते रहो, मे बी जो ब्लैंक्स हैं उनमें हमें ये काम आ जाएगी। द कैकापो वॉज प्रैक्टिकली लॉस्ट, अ लॉस्ट स्पीशीज, ओनली अ फ्यू क्लंग टू लाइफ इन द मोस्ट आइसोलेटेड पार्ट्स ऑफ न्यूजीलैंड। 1900s के मिड तक आते आते कैकापो एक तरह से खत्म हो गए थे।
प्रैक्टिकली और लॉस में मतलब एक तरह से वो ख़त्म ही थे, ना के बराबर रह गए थे। बहुत ही कम नंबर्स थे जो मतलब जिन्होंने सिरे को पकड़ा हुआ था, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से बचे हुए थे, जहाँ वो पार्ट्स में जो बहुत दूर थे, एकांत में थे, अलग थे न्यूजीलैंड के पार्ट्स। From 1949 to 1973, the New Zealand formed New Zealand Wildlife Service, made over 60 expeditions to find Kakapo. So 1949 से लेकर 1973 तक उन्होंने 60 ऐसे अभियान चलाए ताकि वो किसको फाइंड कर सकें, कैकापो को, फोकसिंग मेनली ऑन फ्योरलैंड। तो इस जगह पर ही वो फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे। 6 वर कॉट, 6 पकड़े भी उन्होंने, बट देयर वर नो फीमेल्स अमंग देम, पर उनमें उन्हें कोई भी फीमेल्स नहीं मिली। बट ऑल बट वन डाइड विद इन अ फ्यू मंथ्स ऑफ कैप्टिविटी। सिर्फ एक बचा, बाकी सारे मर गए। ऑल बट वन का मतलब होता है एक को छोड़कर सारे मर गए, ठीक है, विद इन फ्यू मंथ्स ऑफ कैप्टिविटी, मतलब जब उन्होंने पकड़ के रखा पिंजरे वगैरह में कब, ठीक है, तो वो एक बच गया, बाकी सारे मर गए, मतलब 5 मर गए। इन 1974 अ न्यू इनिशिएटिव, अब 1974 में फिर उन्होंने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, एंड 1977 तक 18 मोर कैकापो वर फाउंड इन फ्योरलैंड। हाउएवर देयर वर स्टिल नो फीमेल्स, मतलब 1977 तक भी उनको कोई फीमेल्स नहीं मिली थी। In 1977, a large population of males was spotted in Raikura. So हमारे आ गया रायकुरा आइलैंड, जो हमने लोकेशन फाइंड करनी थी। So 1977 में उन्होंने काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को स्पॉट किया रायकुरा में। अ लार्ज आइलैंड फ्री फ्रॉम स्टोर्स, फेरेट्स एंड वीजल्स, जहाँ पर कोई भी इनमें से प्रेडेटर शिकारी नहीं था। There were about 200 individuals and in 1980 it was confirmed females were also present. और 1980 में उनको पता लग गया कि भाई फीमेल्स भी हैं उनमें। These birds have been the foundation of all subsequent work in managing the species. फिर वो इन पक्षियों को लेकर आगे की प्लानिंग जारी करते हैं। बट अभी तक हमें ये नहीं मिल रहा कि उनको फेरल कैट्स है ना, तो आगे पढ़ेंगे हम। अनफॉर्चुनेटली द प्रेडेशन बाय फेरल कैट्स, चलो हमारा आ गया। ऑन रकूरा आइलैंड लेड टू अ रैपिड डिक्लाइन इन कैकापो नंबर्स। तो अगेन वहाँ पे वो फेरल कैट्स की जो प्रेडेशन है वो उनको मार के खा रहे हैं, उसके वजह से अगेन उनका नंबर कम होने लग गया। एज अ रिजल्ट ड्यूरिंग 1980 to 97 द सर्वाइविंग पॉपुलेशन वाज इवैक्यूएटेड टू 3 आइलैंड सेंचुरीज, कॉडफिश आइलैंड, मॉड आइलैंड एंड लिटिल बैरियर आइलैंड। ओके, तो हमारी लोकेशन मिल गई है हमें, तो लोकेशन है यहीं पर। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन। आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, अब मैं आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। लेट्स सी कि आपने भी यही आंसर फाइंड किया है या नहीं फाइंड किया। तो इसका आंसर आएगा, ओके, इसका आंसर आएगा, इसका आंसर है ट्रू। अब देखते हैं ट्रू कैसे, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो। अब देखिए, आप इन्होंने कहा था कि उसको ट्रांसफर किया गया, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है एज अ रिजल्ट, मतलब इसका ये नतीजा हुआ क्योंकि वो नंबर कम हो रहा था फेरल कैट्स की वजह से। इनको 3 अलग अलग जगह पर इवैक्यूएट किया गया। इवैक्यूएट करना होता है वहां से निकालना किसी जगह से। जैसे अगर इंग्लिश अखबार पढ़ा होगा तो ना, इवैक्यूएट द बिल्डिंग, खाली करना बिल्डिंग को। तो उस जगह से निकालकर 3 अलग अलग जगह पर पहुंचाया गया, जिनका नाम था कॉडफिश आइलैंड, मॉड आइलैंड एंड लिटिल बैरियर आइलैंड। तो 1 मिनट गाइस, मुझे यहाँ पर लिखने दीजिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो और यहाँ पे उन्होंने लिखा कि अदर लोकेशंस, और यहाँ पे उन्होंने 3 जगह का नाम दे दिया कि रेकूरा आइलैंड से निकालकर, क्योंकि वहाँ पर फेरल कैट्स उनका शिकार कर रही थी, सो वहाँ से एवैक्यूएट करके निकालकर 3 अलग अलग जगह पर डिफरेंट लोकेशंस पर भेज दिया गया। ट्रू। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, 1 रिकवरी प्लान। सो 1 रिकवरी प्लान ये हमारा हो जाएगा, तो मतलब
एक रिकवरी प्लान है, आई थिंक मोर देन वन होंगे, तो उनमें से एक रिकवरी प्लान की बात कर रहे हैं। इनिशिएटिव मतलब वो ऑब्वियसली का बात है, वो स्टार्ट की बात कर रहे हैं। दैट हेल्प्ड इंक्रीज द कैकापो पॉपुलेशन साइज वाज केयरिंग फॉर स्ट्रगलिंग यंग बर्ड्स। मतलब एक रिकवरी प्लान में हम उन जो कैकापो पॉपुलेशन को नंबर को इंक्रीज करने में हेल्पफुल रहा था, उसमें हम क्या कर रहे थे, उनके जो स्ट्रगलिंग बच्चे थे, मतलब वो बीमार थे, मे बी सर्वाइव करने में उनको प्रॉब्लम आ रही थी यंग वंस को, तो उनकी हम देखभाल कर रहे थे। केयरिंग का मतलब आपको पता ही होगा, देखभाल करना, उसकी हम देखभाल कर रहे थे जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे थे सर्वाइव करने के लिए। तो देखते हैं। However, breeding success was hard to achieve. Rats were found to be a major predator of kakapo chicks, and an insufficient number of chicks survived to offset adult mortality. So उनको रैट्स के बारे में बताया गया कि वो रैट्स को जो खतरा थे, तो वो चिक्स बचते कम थे अडल्टहुड तक पहुंचने के लिए। By 1995, although at least 12 chicks had been produced on the islands, only 3 had survived. हालांकि कहते हैं 12 बच्चे पैदा हुए बट 3 ही बचे। The kakapo population had dropped to 51 birds. This critical situation prompted an urgent review of kakapo management in New Zealand. So उसके वजह से न्यूजीलैंड में सिचुएशन क्रिटिकल हो गई, क्योंकि 51 ही बचे थे, 51 ही बचे थे, 51 ही बचे थे, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब इन 1996 अ न्यू रिकवरी प्लान, सो ये रिकवरी प्लान आ गया एक, वॉज लॉन्च्ड। लॉन्च मतलब इनिशिएटिव, together with the specialist advisory group called Kakapo Scientific and Technical Advisory Committee and a higher amount of funding. तो उसमें हमने फंडिंग बढ़ा दी और कमेटी बना ली। Renewed steps were taken to control predators on the 3 islands. Cats were eradicated, eradicate करना होता है खत्म कर देना, from Little Barrier Island in 1980, and possums were eradicated from Codfish Island by 1986. Possums जानवर होता है एक तरह का, आप मान लो एक तरह के जैसे वो चूहे टाइप आप मान सकते हो। अगर आपने नहीं देखे तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो बाद में इसको, ये कैसे जानवर होते हैं। However, the population did not start to increase until rats were removed from all 3 islands and the birds were more intensively managed. कहते बट पॉपुलेशन तब तक बढ़नी शुरू नहीं जब तक चूहों को नहीं खत्म किया गया और बर्ड्स को इंटेंसिवली मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैनेज नहीं किया गया। दिस इन्वॉल्व, इसमें क्या देखा गया हमने, मूविंग द बर्ड्स बिटवीन आइलैंड, सप्लीमेंट्री फीडिंग ऑफ एडल्ट्स एंड रेस्क्यूइंग एंड हैंड रेजिंग एनी फेलिंग चिक्स। सो ऑब्वियसली हमारी लोकेशन यहाँ पर होगी। अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़ना आप पढ़ सकते हो। आफ्टर द फर्स्ट 5 years ऑफ रिकवरी प्लान, बट हमने आफ्टर नहीं देखना, हमने इनिशिएटिव में देखना है कि उसको कैसे केयर किया गया उनको यंग वंस को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी होगी लोकेशन। अब आपने मुझे बताना इसका आंसर क्या आएगा। आपका टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। अगर आपको थोड़ा सा और समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एंड जब आपको आंसर मिल जाएगा तो अब आप रिज्यूम कर लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ पहले। लेट्स सी अगर आपने सही आंसर फाइंड आउट किया या नहीं। इसका आंसर आएगा ट्रू। और क्यों आएगा, देखो उन्होंने कहा था कि एक रिकवरी प्लान में जो हमने शुरू किया था उसमें हमने क्या इंक्रीज किया था, पॉपुलेशन ऑफ कैकापो, कैसे बाय उसको जो यंग बच्चे हैं उनको केयर करके, देखभाल करके। सो इन्होंने लिखा हुआ है दिस इन्वॉल्व। अब दिस इन्वॉल्व मतलब जो रिकवरी प्लान ऊपर हमने बात की है, मूविंग द बर्ड्स बिटवीन आइलैंड्स। एक तो हमने लेट्स सी, मैं इनको ना बारी बारी से कर देता रहा। एक तो हमने बच्चों को आइलैंड्स के बीच में मूव किया है, उनको सप्लीमेंट्री फीडिंग ऑफ एडल्ट्स, जो एडल्ट्स थे उनको सप्लीमेंट्री फीड दी है, उनको खाने को दिया है। एंड रेस्क्यू करना क्या होता है, बचाना। एंड हैंड रेस करना, देखभाल करनी। किसकी देखभाल कर रहे थे, फेलिंग चिक्स। फेलिंग मतलब स्ट्रगलिंग यंग बर्ड्स को उन्होंने क्या लिख दिया, चिक्स। सो जो बच्चे वो स्ट्रगल कर रहे थे
जो वो फेलिंग कर रहे थे, मतलब वो जीवन से वो लाइक मौत की तरफ जा रहे थे, फेल हो रहे थे जिंदा रहने में, उनको हमने हैंड रेज किया। अगर आप किसी जानवर को हैंड रेज कर रहे हो, मतलब उसकी आप देखभाल कर रहे हो, उसको आप केयर कर रहे हो उसकी आप, तो ये हमारी लोकेशन हो गई। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा कैसे फाइंड करेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, वो वर्ड्स को मैच करने की कोशिश करते हैं। अगर वर्ड्स को मैच करोगे तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे, आपको वर्ड्स मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो सिनोनिम्स की फॉर्म में गिवन होंगे। तो अब देखते रह जाओगे यार, यहाँ पे तो यंग बर्ड्स नहीं लिखा, यहाँ पे तो स्ट्रगलिंग वर्ड नहीं लिखा, केयरिंग वर्ड नहीं लिखा, तो कैसे फाइंड करें नॉट गिवन। नहीं, ऐसे नहीं करते। जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने बाकी वीडियोस में भी बताया, आगे और डालूंगा ऐसी वीडियोस, उसमें बताऊंगा, इस तरीके से आप फाइंड करोगे। जितनी वीडियोस देखते जाओगे उतना आपको ये चीज़ समझ आती जाएगी। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन 7 to 13, इसको हम यूज़ करेंगे येलो कलर। तो हमने जैसे 7 तो फाइंड कर ही लिया था, अब हम करेंगे 8th। नेस्ट्स आर क्रिएटेड इन समथिंग वेयर एग्स आर लेड। सो हमें बताना है कि नेट्स किसी चीज़ में क्रिएट किए जाते हैं जहाँ पे हम अंडों, जहाँ पे ये सॉरी हम क्या गया, जहाँ पे ये कैकापोज अंडों को ले करते हैं, देते हैं। लेट्स सी, हमने फर्स्ट आंसर फाइंड किया था ये रहा। इससे आगे बढ़ेंगे। कैकापो ब्रीड इन समर एंड ऑटम बट ओनली इन ईयर्स व्हेन फूड इज प्लेंटिफुल। तो यहाँ पर तो नहीं है। द 1 and 4 eggs आर लेड इन सॉइल। सो हमारे पास ये लोकेशन होगी, विच इज रिपीटेडली टर्न्ड ओवर बिफोर ड्यूरिंग इंक्यूबेशन। सो ये हमारी लोकेशन है। सो आपके पास अबाउट 5 सेकेंड है बताने के लिए मुझे आंसर, एंड आपके टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, आपका समय समाप्त। तो इसका आंसर आएगा, तो वो मैंने मार्क भी किया हुआ है हमने कीवर्ड के हिसाब से। इसका आंसर आ रहा है सॉइल। पहले मैं इसको ना मार्क करके लिख दूं ताकि आपको समझ आ जाए। तभी एक मुझे यहाँ पे मार्क करने दीजिए ताकि आपको मैं बता सकूँ इसका आंसर ये क्यों आ रहा है और कैसे आपको समझ आना चाहिए और कैसे फाइंड करना चाहिए आंसर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा था, क्रिएटेड इन। सो मतलब हम किसी ये जो कैकापोज हैं ये किसी चीज़ में कुछ क्रिएट कर रहे हैं जिसमें वो क्या दे रहे हैं, अंडे। तो यहाँ पे मैंने सीधा लिख दिया एग्स आर लेड इन। अंडे किस में दिए जा रहे हैं, सॉइल में। सो ऑब्वियसली अगर जिस चीज़ में वो अंडे देंगे, अगर आपने कबूतर को देखा होगा तो वो घास फूस का नेस्ट बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं, तो उसमें वो अंडे देते हैं। जो जिस चीज़ में अंडे देंगे वो उनका नेस्ट कहलाया जाता है। ठीक है, मे बी वो घास फूस का बना होगा, मे बी वो मिट्टी का बनाया, वो मिट्टी में बनाया हुआ है, या किसी ने किसी और चीज़ में बनाया हुआ है। तो जिस तरह का वो नेस्ट, जिस चीज़ में बनाया होगा उसको हम नेस्ट कह देते हैं उस जगह को। ठीक है, तो वो एग्स किस में दिए जा रहे हैं, सॉइल में। तो वो नेस्ट किस में बनाया जा रहा है, सॉइल में, जिसमें वो अंडे दे रहे हैं। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, अराइवल ऑफ पॉलिनेशियन सेटलर्स। तो हमने ये भी पढ़ा हुआ, कहाँ पे लिखा हुआ पॉलिनेशियन सेटलर्स, और उनके अराइवल की बात, वो कब आए थे। द डैश ऑफ कैकापो वर यूज टू मेक क्लोथ्स। अब हमने बताना है कि कैकापो का कुछ, ऑफ मतलब इनका कुछ, उनको क्या यूज करके हम क्या बना रहे थे, क्लोथ्स। अब ऑब्वियसली बात है, अगर कपड़े बनाने तो उनकी चमड़ी यूज करोगे। ठीक, सो कैकापो की चमड़ी यूज करके हम क्या बना रहे हैं, क्लोथ्स। जस्ट 1 सेकेंड गाइस। ओके, सो कैकापो की हम चमड़ी यूज करेंगे ऑब्वियसली। अगर कपड़े बनाने और तो क्या बना सकते हैं, लेट्स सी, बट फिर भी हम उसको पढ़ेंगे। वी विल नॉट राइट, हम यहाँ पे स्किन नहीं लिख सकते बिना किसी मतलब पढ़े, जो वहाँ पे वर्ड यूज किया होगा वैसा लिखेंगे। तो ब्लैंक्स में ऐसे प्रिडिक्शन बहुत काम आती है, आपको पता लगना शुरू हो जाएगा कि किस तरीके का वर्ड आपको फाइंड करना है। क्योंकि क्वेश्चन में, सॉरी पैराग्राफ में सिमिलर सेंटेंस तो मिलेगा नहीं, वर्ड्स आगे पीछे लिखे होंगे, बट आपको वो पता होना चाहिए कि किस तरीके का वर्ड आप फाइंड कर रहे हो। तो आप बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई पता कर पाओगे कि हाँ
ये लिखा हुआ है वो वाला वर्ड। चलिए आगे पढ़ते हैं। विच चीज हो गया, द फीमेल कैकापो हैज टू स्पेंड लॉन्ग पीरियड्स अवे फ्रॉम नेस्ट। यहाँ पे हम पॉलिनेशियन सेटलर्स फाइंड करेंगे, ये लिखा हुआ पॉलिनेशियन सेटलर्स। ठीक है, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। However, this all changed with the arrival of the first Polynesian settlers about 700 years ago. For the early settlers, the flightless kakapo was easy prey. They ate its meat and used its feather to make soft cloaks. So उन्होंने कुछ बनाने की बात कर रहे हैं, so obviously यही हमारे पास लोकेशन होगी। तो अब आपके पास 10 सेकंड है मुझे आंसर बताने के लिए, एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। अब मैं आंसर यहाँ पर लिखने वाला हूँ एंड फिर देखते हैं आप सही आंसर फाइंड कर पाए हो या नहीं कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, आपका आंसर है फेदर्स, और ये लिखा हुआ है ये रहा। मुझे मार्क करने दीजिए 1 सेकेंड, मैं बताता हूँ फिर आंसर ये क्यों आ रहा है और कैसे आ रहा है। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द डैश ऑफ कैकापो वर यूज टू मेक क्लोथ्स। हम कैकापो का कुछ यूज करके क्या बना रहे हैं, क्लोथ्स बना रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर देखिए ये लिखा हुआ है, एक तो उन्होंने लिखा कि दे एट इट्स मीट, एक तो लिखा कि वो उनका मांस खा रहे हैं, बट ये ध्यान से देखिए feathers used its feathers to make soft clogs। अब मैंने आपको बताया था क्लॉक्स क्या होता है, एक तरह का कपड़ा। जैसे अगर आपने कोई सुपर हीरो देखा होगा लाइक बैटमैन या सुपरमैन, जो वो कपड़ा जो वो पीछे बांधा होता है उन्होंने, उसको हम कहते हैं एक तरह का क्लॉक। ठीक है, तो वो कपड़ा ही हो गया एक तरह का। यहाँ पे इन्होंने क्लोथ लिख दिया, इन्होंने क्लोथ को कैसे पैराफ्रेज किया यहाँ पर, लेट मी चेंज द कलर, क्लॉक के हिसाब से। ठीक है, वो कैकापो का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने कैकापो को दे और सॉरी नॉट ओनली दे, इट्स के हिसाब से उन्होंने रेफरेंसिंग प्रोनाउन, दे कौन है, सेटलर्स, और कैकापो उन्होंने एज अ कलेक्टिव पॉपुलेशन कलेक्टिव नाउन लिया तो सिंगुलर यूज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो इट्स लिख रहे हैं। दे ह्यूमंस हो गए, पॉपुलेशन सेटलर्स वो उसका मीट खा रहे हैं, इट्स मतलब कैकापो का मीट खा रहे हैं, और उसका फेदर यूज कर रहे हैं सॉफ्ट कपड़े बनाने के लिए। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन ब्लैंक का, अराइवल ऑफ यूरोपियन कॉलोनाइजर्स, ये भी हमने फाइंड किया हुआ है कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूरोपियन कॉलोनाइजर, ये देखिए ये लिखा हुआ। अब देखते हैं हमने फाइंड क्या करना है। पहले 10th क्वेश्चन, डैश वर एन एनिमल विच दे इंट्रोड्यूस्ड दैट एट कैकापाओ फूड सोर्सेज। तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने एक ऐसा जानवर इंट्रोड्यूस किया जो कैकापाओ के फूड सोर्सेज को खा रहा था। अगर आपने अच्छी तरीके से मेरे साथ पढ़ा है और आप थोड़ा सा अगर रिटेन कर पा रहे हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। अगर आप अपनी रीडिंग हैबिट को इम्प्रूव करोगे, मतलब अगर आप डेली बेसिस पे कुछ रीड करते रहोगे तो आपकी रिटेंशन पावर भी अच्छी हो जाएगी। अब हमने कुछ पढ़ा था कि उन्होंने कुछ ऐसा जानवर, देखो वो 2-4 जानवर लेकर आए थे अगर आपको याद होगा तो वो हम अभी पढ़ेंगे। तो उनमें से वो एक ही जानवर था जो कैकापाओ के ही फूड सोर्सेज को खा रहा था। अब कैकापाओ को ऐसा जानवर था वेजिटेरियन, हमने ऊपर पढ़ा है कि वो वेजिटेरियन है। अभी एक बार दोबारा पढ़ा देता हूँ, देखो यहाँ पर लिखा हुआ था अभी यहीं मैंने यहीं कहीं पर पढ़ा था ना, अभी मुझे याद तो है बट मुझे लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दे आर एंटायरली वेजिटेरियन। सो ऑब्वियसली अगर कोई जानवर इनके फूड सोर्स खा रहा है तो अगर ये वेजिटेरियन है तो वो भी क्या होना चाहिए, वेजिटेरियन। सो ऑब्वियसली बात है। तो बट हम पढ़ेंगे यहाँ पर कौन से जानवर लेकर आए थे। बाय द टाइम यूरोपियन कॉलोनाइजर्स अराइव्ड इन द अर्ली 1800s, Kakapo had become confined to this particular places. The fall in Kakapo numbers was accelerated by European colonization. A great deal of habitat was lost through forest clearance, and introduced species such as deer depleted the remaining forest of food.
Other predators such as cats, stoats, and two more species of rats were also introduced. The kakapo were in serious trouble. So obviously हमारी लोकेशन इसमें होगी. तो आपके पास 10 सेकंड है मुझे आंसर बताने के लिए एंड आपका समय शुरू हो रहा है अब. ओके, समय समाप्त. तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ. लेट्स सी आपने सही आंसर पता लगाया या नहीं. उसका आंसर आएगा डियर. सॉरी अबाउट दैट. इसका आंसर आएगा डियर. सो होपफुली आपको पता लग गया होगा. ये लिखा हुआ है इसका आंसर. एक बार मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर लूँ फिर मैं बताता हूँ कैसे आ रहा है. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि वो डियर ही है. अब इन्होंने ये जरूर लिखा हुआ है कैट्स, स्टोट्स एंड टू मोर स्पीशीज ऑफ रैट. बट ये कौन है? ये उसके प्रेडेटर्स हैं. मीन्स ये कैकापो को खाते हैं. अब हमें ये वो जानवर लिखना है जो कैकापो. अपोस्ट्रोफी इसका मतलब होता है का और की. ठीक है, जो कैकापो के खाने को खा रहा है. अब कैकापो वेजिटेरियन है तो ऑब्वियसली, और अगर कैट्स और रैट हैं वो प्रेडेटर्स हैं तो कैकापो को खा रहे हैं तो वो डियर ही बचता है. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डियर. ठीक है, अगला क्वेश्चन. प्रोटेक्टिंग कैकापो, रिचर्ड हेनरी. तो हमें लोकेशन फाइंड करनी होगी जहां पर लिखा होगा ये वाले पर्सन का नेम, रिचर्ड हेनरी. रिचर्ड हेनरी अ कंजर्वेशनिस्ट ट्राइड टू प्रोटेक्ट द कैकापो. सो रिचर्ड हेनरी हमने पढ़ा था यहीं कहीं पर. तो देखना पड़ेगा दोबारा से. हमने अंडरलाइन तो किया था इसका नाम. तो चलो पढ़ते हैं आराम से. इसको पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. अ डेफिनेट साइटिंग ऑफ फीमेल कैकापो ऑन रैकुरा आइलैंड वाज रिपोर्टेड इन द ईयर समथिंग. तो हमें बताना है कि जब डेफिनेट साइटिंग होता है दिखना. ठीक है, अ डेफिनेट साइटिंग ऑफ समथिंग मीन्स किसी को हमने देखा. तो हमने किसको देखा? फीमेल कैकापो को. कहाँ पर? रैकुरा आइलैंड पर. वॉज रिपोर्टेड इन द ईयर. तो अब मुझे आप बताइए यहाँ ब्लैंक में क्या आना चाहिए? यस, यहाँ पर कोई ईयर मेंशन होगा, साल आएगा. जैसे 1900 समथिंग, क्योंकि 1900 की बात हो रही है, 1800 की बात हो रही है, तो 1900 समथिंग हो या 1800 कुछ ऐसे करके कोई साल लिखा आएगा यहाँ पर. चलिए पहले हम देखते हैं कि रिचर्ड हेनरी कहाँ पर लिखा था. इन दिस, ये रहा रिचर्ड हेनरी. तो हमने देखना है रैकुरा आइलैंड. तो रैकुरा आइलैंड ये तो था फ्योर्डलैंड. अब यहाँ पर कहीं पर था रकूरा आइलैंड. ये रहा रकूरा आइलैंड. सो अब देखते हैं कि इसमें कब हमें फीमेल मिली थी. तो यहाँ पर देखिए 1977 तक हमने क्या पढ़ा था? नो फीमेल्स. सो हाउ एवर देयर वर नो फीमेल्स इन 1997. अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ फीमेल्स वॉज स्पॉटेड इन रैकुरा, अ लार्ज आइलैंड फ्री फ्रॉम स्टोट्स, ferrets and weasels. There were about 200 individuals and in 1980 it was confirmed females were also present. So बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका. तो ये लोकेशन है हमारे पास. ऑब्वियसली आपके पास 5 सेकंड है मुझे बताने के लिए इसका आंसर क्या है. बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है और आपका समय शुरू हो रहा है अब. ओके, समय समाप्त. अब इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ. इसका आंसर है 1980. तो ये रहा इसका आंसर. क्वेश्चन नंबर, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर था इसका. मुझे उम्मीद है ये तो आपको सभी को बहुत इजीली समझ आ गया होगा बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के. चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ. तो उन्होंने लिखा था कि हमें फीमेल डेफिनेटली साइंटिस्ट. यहाँ पे मुझे ये बताइए डेफिनेटली का कौन सा सिनोनिम लिखा हुआ है? यस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कंफर्म्ड. सो कंफर्म्ड का मतलब क्या आ जाएगा? डेफिनेटली. ठीक है, साइटिंग ऑफ फीमेल्स वर प्रेजेंट. सो वो हमें कंफर्म हो गया था, डेफिनेट हो गया था कि वहाँ पे फीमेल्स मौजूद हैं. वो कौन सा साल था? 1980. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं. 12th.
द रिकवरी प्लान इंक्लूडेड एन इंक्रीज इन। सो ये क्वेश्चन कह रहा है जो भी रिकवरी प्लान की बात कर रहे हैं हम, उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं, उसमें हम शामिल था इंक्रीज इन, तो उसमें कुछ बढ़ाकर दिया हुआ था। अब देखते हैं हमने क्या बढ़ाया था रिकवरी प्लान में। लेट्स सी रिकवरी प्लान कहाँ से शुरू हो रहा है, ये रहा 1996 में से। In 1996, a new recovery plan was launched together with a specialist advisory group called the Kakapo Scientific and Technical Advisory Committee and a higher amount of funding. तो ऑब्वियसली हमारा आंसर इसमें होना चाहिए। अब मुझे बताइए क्या आंसर आएगा, अगर आएगा भी क्या नहीं, कि हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास 10 सेकंड है मुझे बताने के लिए कि इसमें आंसर है भी या नहीं, और अगर है तो क्या आंसर है और क्यों वो आंसर है, और वो जो वर्ड्स हैं कहाँ पर मैच हो रहे हैं। आपके पास टाइम शुरू हो रहा है अब। ओके, टाइम्स अप। पहली बात, हमारा आंसर इसमें है या नहीं है। अगर आपने कहा है बिल्कुल सही जवाब, बट अगर आपने कहा था नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा कि आंसर हमारे पास यहाँ पे क्यों है। अगर है तो क्या आंसर है मैं लिखने वाला हूँ। अगर आपने कहा आंसर ढूंढ लिया तो देखिए आपने भी क्या यही आंसर फाइंड किया था। हमारा आंसर है फंडिंग, और ये रहा हमारा आंसर। मुझे यहाँ पे लिख लेने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ ये आंसर क्यों आ रहा है। ये क्या हो गया, ये बोल्ड नहीं हुआ और रेड भी नहीं हुआ। चलो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, रिकवरी प्लान। ये तो रिकवरी हमने पता कर ही लिया। यहाँ पे ये कहाँ पे लिखा हुआ है, इंक्रीज इन। अगर हमने फंडिंग लगा रहे हैं तो ये भी तो लिखा चाहिए इंक्रीज इन। यस, ये लिखा हुआ है अ हायर अमाउंट ऑफ। हायर अमाउंट ऑफ मतलब इंक्रीज। इंक्रीज क्या होता है, बढ़ोतरी, कुछ बढ़ना, इंक्रीज होना। हायर अमाउंट मतलब ईयर मतलब होता है कंपैरिजन। अगर यहाँ पे लिखा होता है हाई अमाउंट, उसका मतलब होता है ज़्यादा। बट अगर मैं हायर लिख रहा हूँ तो मतलब पहले से चीज़ क्या हो गई है, बढ़ गई है। किसी चीज़, अगर पहले कोई चीज़ 10 रुपये थी, अगर अब वो 20 हो गई है तो हम क्या कहेंगे उसको, हायर, ई आर। सो वो इंक्रीज हो गई है, अब 10 से 20 मतलब इंक्रीज, तो उसको ऐसे यूज़ किया गया हायर को। होपफुली समझ आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम इस वीडियो के। अ करंट गोल ऑफ द रिकवरी प्लान इज टू मेंटेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डैश इन कैकापो प्रोटेक्शन। सो ये अब हम बात करेंगे करंट गोल। सो करंट गोल का मतलब क्या होगा, प्रेजेंट। अब जहाँ पे प्रेजेंट लिखा होगा उसकी बात करेंगे। अब रिकवरी प्लान का जो प्रेजेंट गोल है उसको में उसमें क्या शामिल हो रहा है, मेंटेन करना किसी को, मतलब कोई भी चीज़ को मेंटेन करके रखना, किसी की इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट ऑफ समथिंग और समवन, किसी चीज़ की या किसी व्यक्ति की या किसी बॉडी की इन्वॉल्वमेंट, लाइक गवर्नमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऐसे के वर्ड्स भी हो सकते हैं, ऑफ पीपल, समथिंग लाइक दैट, किसी की भी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, समथिंग और समवन इन कैकापो प्रोटेक्शन। अभी तक जहाँ पे हमने पढ़ा है तब अभी तक तो हमें प्रेजेंट की बात पता नहीं लगी है। अगला पढ़ते हैं। आफ्टर द फर्स्ट 5 years of the recovery plan, the population was passed on target by 2000. The 5 year had again passed. The total population had grown past. There was past, was recorded past today. So here यहाँ पे प्रेजेंट लिखा हुआ है। अब वहाँ पे पास्ट टेंस था तो हमें क्या लेना देना वहाँ पर क्या लिखा है, क्योंकि वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तो हमें पैराग्राफ से कोई लेना देना भी नहीं है। तो अब देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है। कैकापो मैनेजमेंट कंटिन्यूज टू बी गाइडेड बाय कैकापो रिकवरी प्लान। सो ये रहा हमारा रिकवरी प्लान कीवर्ड। Its key goals are minimize the loss of genetic diversity in the kakapo population, restore or maintain sufficient habitat to accommodate the expected increase in the kakapo population, and ensure stakeholders continue to be fully engaged in the preservation of the species. This is our last paragraph. तो ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है, तो हमारा आंसर है इसी के बीच में। तो अब मुझे आप बताइए क्या आंसर आएगा। आपके पास लगभग 10 सेकंड है, आपका समय शुरू हो रहा है अब।
ओके, समय समाप्त। तो मैं यहाँ पे आंसर लिख रहा हूँ, फिर देखते हैं ये आंसर अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। अगर आपने सही फाइंड किया तो क्या वैसे ही फाइंड किया जैसे मैं बताऊंगा। इसका आंसर आएगा स्टेक होल्डर्स। तो ये रहा इसका आंसर। मुझे इसको लिखने दीजिए एक बार, मैं तभी बताता हूँ बस आपको अभी। ओके, अब क्यों आ रहा है ये स्टेक होल्डर्स, कैसे पता लगेगा। अब यहाँ पे क्या लिखा था, मेंटेन द इन्वॉल्वमेंट ऑन। अब हमने पहले ही बता कर लिया था इसका आंसर आएगा। स्टेक होल्डर्स होते कौन है, जिनके पास कोई स्टेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जिनके पास इस चीज़ के कुछ शेयर्स टाइप होंगे। इफ़ यू आर होल्डिंग शेयर्स, अगर आप किसी कंपनी के आपके पास शेयर्स हैं, शेयर मार्केट में किसी अगर किसी कंपनी के आपने शेयर खरीदे हैं, तो आप उस कंपनी के क्या बन जाओगे, शेयर होल्डर्स या स्टेक होल्डर्स। ठीक है, तो मतलब ये तो है तो पीपल ही बेसिकली। तो समवन, जैसे हमने बात की थी। तो अब बाकी चीज़ कैसे हम पता करेंगे। यहाँ पे लिखा हो कैकापो प्रोटेक्शन, तो हमने कैकापो को प्रोटेक्ट करना रिकवरी प्लान में। तो हमने इंश्योर करना है कि वो कंटिन्यू टू बी फुली एंगेज्ड। टू मेंटेन करना है उसको, क्या मेंटेन करना है, उनकी इन्वॉल्वमेंट को। तो अब इन्वॉल्वमेंट का सिनोनिम इन्होंने क्या यूज़ किया है, इंगेज्ड। अगर आप किसी काम में इंगेज्ड हो मतलब आप उस काम में इन्वॉल्व हो। एंड हमने इसको मेंटेन करना है, तो हमने इंश्योर करना है। इंश्योर करना होता है कि हमने यकीनी बनाना है कि आप ये काम कंटिन्यू रहे। अगर आपने किसी चीज़ को मेंटेन करके रखना है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने यकीनी बनाना है कि वो काम चलता रहे, तभी तो वो काम मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसी तरह से हमने अगर आप यकीन बना के, अगर आप इसको श्योरिटी बना के रखोगे कि ये काम कंटिन्यू रहेगा, तो मतलब वो काम मेंटेन रहेगा। तो इन्वॉल्वमेंट को उन्होंने यहाँ पे इंगेजमेंट, इंगेज्ड पैसिव फॉर्म में लिख दिया है। तो किसमें, कैकापो प्रोटेक्शन, किसमें इंगेज रखना है, कैकापो प्रोटेक्शन में। तो प्रोटेक्शन मतलब प्रेजर्वेशन ऑफ द स्पीशीज, उनको प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है। इस वजह से इसका आंसर आएगा स्टेक होल्डर्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो ये हमारा एक अटैम्प्ट था रीडिंग को हिंदी में समझाने का। अगर आप उसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियोस में आप जाके लिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियोस में इंग्लिश में भी पड़ी है इसी रीडिंग की एग्जैक्ट वीडियो, इंग्लिश में, प्रॉपर इंग्लिश में। अगर ये चीज़ आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम और वीडियोस बना सकें जिसके हेल्प से हम आपको समझा सकें कि रीडिंग इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती जितनी हम बना के रखते हैं। हमारे पास बहुत सारी बच्चों में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, मिथ्स हैं कि वर्ड्स मैच करोगे या ऐसे 3 फॉल्स इकट्ठे नहीं आ सकते, और ऐसे की कुछ चीज़ें जो हमें ब्रेक करनी है। अगर आपको हमारी हेल्प चाहिए, अगर आप स्टक हैं आपके राइटिंग में, अगर आप जीटी की प्रैक्टिस करें, फॉर एग्जांपल अगर आपके राइटिंग में 7 या स्पीकिंग में 7 नहीं आ रहे, आप 6 और 6.5 पर स्टक हैं, तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का और अपने कोर्स का लिंक दे दूंगा। हमारे कोर्स के थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट्स 7 या 7 से ज़्यादा ले के आ चुके हैं, हमारे स्ट्रेटजीज के थ्रू, हमारे टिप्स के थ्रू, speaking and or writing में। And if you are stuck in these 2 modules, you should take our help. We will be happy to help you and you can get your desired band score. So मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।